सर ये है हमारा शानदार सा स्कूल और स्कूल का ये दृश्य दिखाऊँ आपको तो ये रहा और ऊपर से थोड़ा रोड से दिखाई दे रहा है, जबकि बिल्डिंग काफ़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग हो रही है। दे रहा हूँ आप सभी लोग सहयोग और समर्थन के लिए यहाँ आया। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी। मेरा पैनल जो है वो एस.एन. दीक्षित ओम सिंह ग्रुप है और विनोद शर्मा अमन गहलोत पैनल है। मेरे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आदरणीय विनोद सर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ सचिन दुबे सर है। छोटी छोटी बातों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। जीएसटीए देश की एकमात्र ऐसी शिक्षकों की संस्था है जो ऑथोराइज्ड है, एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है। और जीएसटीए जो काम करती है या शिक्षकों के हित में जो भी प्लान बनाती है या उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, उन सारी चीज़ों का पूरे देश के शिक्षक संगठन नकल भी करते हैं और उसको अपने अपने स्टेट्स में लागू करवाने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारा दायित्व तो थोड़ा सा बढ़ जाता है कि हम एक ऐसी जीएसटीए का निर्माण करें जो सक्षम हो, सशक्त हो, प्रभावी हो और जो शिक्षक हित में काम कर सके। क्योंकि दिल्ली के टीचर्स की जो स्थिति है आज के डेट में, हालांकि काफ़ी जगह से बहुत अच्छी है, तो जैसी स्थिति यहाँ और प्रभावी हो पाएगी, ठीक उसी तरीके से बाकी देश के टीचरों के हालात पे भी असर पड़े। तो हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहला काम तो ये करें कि वोट चाहे जिसको भी दें, वोट देने जरूर जाए। ये मेरा पहला आपसे प्रार्थना है कि आप सभी वोट जरूर दें, ठीक है? अपने मत का प्रयोग निश्चित रूप से करें। दूसरी जो बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी इलेक्शन की बात होती है और शिक्षकों के बीच से इलेक्शन की बात, चुनाव की बात होती है, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं आप सभी बौद्धिक हैं, तार्किक हैं और तर्क की कसौटी पे कस करके ही आप किसी को अपना मत देंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो तर्क की कसौटी चुनाव में क्या होनी चाहिए? तर्क की कसौटी ये होनी चाहिए कि किसी ग्रुप ने या किसी शिक्षक संगठन ने पहले क्या काम किया है और उसका आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है टीचर्स के हित के लिए। तो बस ये दोनों चीज़ों का एक कंपैरेटिव स्टडी, एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाना है। मैं अपने सीनियर्स को जो है मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय केपी सिंह सर का, कि केपी सिंह सर हमारे SC/ST टीचर्स फ्रंट के अभी निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं। और मेरा जो अपना पर्सनल फीलिंग है अभी के डेट में कि अभी जितने भी चुनाव प्रचार के दरमियान मैं जिन जिन स्कूलों में घूमा हूँ, मैंने ये देखा है कि आदरणीय केपी सिंह सर के बारे में जो भी टीचर्स बात करते हैं वो कि मेरा फलाना काम रुका हुआ था, केपी सिंह सर की वजह से हो गए। तो मैं आदरणीय केपी सिंह सर को आमंत्रित करता अपने विचार व्यक्त करने। आदरणीय प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे विनोद शर्मा जी कुमार नहीं है, विनोद शर्मा जी। DS का चुनाव लड़ रहे अभिषेक अमन, एग्जीक्यूटिव मेंबर मनोज गौतम जी, फुल्ल लोचन जी एग्जीक्यूटिव मेंबर है नहीं। बाकी अमन गहलोत के बारे में और बताना चाहूँगा जो महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक ऐसी शख्सियत है अमन गहलोत कि 3 डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेने के बाद PGT इको BTech की डिग्री उन्होंने ली है, LLB है, इको से MA है और उसके साथ साथ खासियत असली जो है 2 बार IAS का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। वो प्रत्याशियों को उतारा है कि जो हमारे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराने में सक्षम हो। दूसरा काम तो सर अपने आप काम कोई भी करा सकता है, बस लागू होना चाहिए। लेकिन हमारी एसोसिएशन क्या कर रही है कि अपने कामों को कराने के बजाय जो दिल्ली सरकार से संबंधित है तो दिल्ली सरकार के पीछे लग गए,
केंद्र सरकार से संबंधित है तो उनके आप रहनुमा बन गए। तो अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स के रहनुमा बन जाएंगे तो हम अपने शिक्षकों का हित नहीं करा पाएंगे। आपने देखा कोरोना टाइम में लगभग 7 लाख स्टूडेंट हमारे बढ़े, लेकिन टीचर्स की संख्या वो की वो। फिर लार्ज स्केल पे हमारे टीचर्स का सरप्लस क्यों हुए इतने लार्ज स्केल पे? पीएफसी के रूल क्यों बदले गए जो 30-35 35-40 क्यों हुए? केवल टीचर्स को सरप्लस करने के लिए, या कुछ और कारण रहा जो आपके संज्ञान तक नहीं आया? क्योंकि मैं रोस्टर कमेटी का मेंबर हूं, मुझे पता है कि जो लगभग 8000 से ज़्यादा पोस्ट पीजीटी लेवल की थी, पीजीटी लेवल की जो पोस्टें थी 8000 से ज़्यादा, वो पोस्टें 3 साल से लगातार कैरी फॉरवर्ड होकर चली आ रही थी। चौथे साल उन पोस्टों को डायरेक्टर के साथ डिस्कस करके, सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ डिस्कस करके दिल्ली सरकार तक पहुंचवाना था अप्रूवल के लिए। इसमें मिक्स होकर लड़ाया है, जिसमें 4 प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं एससी। चारों ऐसे प्रत्याशी लड़ाए हैं कि कोई पीजीटी इंग्लिश है, कोई पीजीटी सोशियोलॉजी का है, इको का है। इस तरह के हमने प्रत्याशी लड़ाए हैं कि वो भी, और इनके जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो भी सारे के सारे ऐसे सक्षम हैं कि जो आपकी बात को शिक्षा निदेशालय के बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखने वाले या मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देखने वाले अधिकारियों के साथ वार्तालाप कर सकेंगे और आपके अधिकारों को दिलवाने में पूरी मदद करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो अधिकार छिने हैं उनको वापस ला के आपको दें। तो यही अपील कि केतली चुनाव चिन्ह है, और केवल आप केतली देखें, आप नाम ना पढ़ें, केतली पढ़ें। 12+3 कैंडिडेट आपको चुनने हैं और केतली पे निशान लगाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। विनोद सर को, जो कि हमारे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उम्मीदवारी अपनी दे रहे हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपने विचार साझा करें। बाकी और उठाए या नहीं? नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं एसएन दीक्षित ओम सिंह ग्रुप और ज्वाइंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टीचर फ्रंट की ओर से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार और आपके सामने अपनी टीम के साथ आपके समर्थन के लिए हाजिर हुआ हूँ। 10 दिसंबर को आपको अपने जीएसटी के प्रत्याशी चुनने का अवसर मिलेगा। पिछला चुनाव 26 जुलाई 2014 को हुआ और आपने जिस मंच को अपना आशीर्वाद दिया था उसका नाम था लोकतांत्रिक अध्यापक मंच। दोस्तों, किसी भी एसोसिएशन का काम क्या है? क्या काम करती है जीएसटी? जीएसटी का काम है हम दिल्ली के 50,000 टीचर्स की आवाज को अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाना, हमारे अधिकारों की वकालत करना। और कोई भी सरकारों का सभी का चरित्र एक जैसा होता है, पार्टी चाहे कोई भी, या कोई भी जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारी आवाज कम हो, हमारी आवाज बढ़ जाए। और वही हुआ। 2014 में चुनाव जीतने के केवल 2 वर्ष के बाद ही दोस्तों ऐसा आपसी महत्वाकांक्षाओं का टकराव हुआ कि एक जीएसटी 3 टुकड़ों में बट गई दोस्तों। इसके अध्यक्ष चुने गए थे सीपी सिंह जी, महासचिव चुने गए थे अजयवीर यादव जी और उपाध्यक्ष चुने गए थे यशपाल मलिक जी। 3 चेहरे याद रखना दोस्तों। जब जीएसटी के 3 टुकड़े हुए तो एक अध्यक्ष का वोट, एक महासचिव का वोट और एक उपाध्यक्ष का वोट, और सारी जीएसटी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसी तरह 3 टुकड़ों में। एक लोकतांत्रिक मंच से निकले 3 मंच आपके सामने 2025 के चुनाव में फिर से आने वाले हैं। क्या सोचकर आ रहे हैं? वो इस गलतफहमी का शिकार हैं कि चुनाव को 11.5 साल हो गए। दिल्ली के टीचर्स भूल गए होंगे कौन चुनाव गया था।
क्या हमने वायदे किए थे उन्हें याद ही नहीं होगा। बहुत सारे साथी 2014 के बाद के मेरे नए आए जिन्हें जीएसटी के चुनाव में पहली बार वोट डालने का अवसर मिलेगा, उन्हें तो पता ही नहीं होगा जीएसटी क्या है। 10 दिसंबर इन सभी बातों को याद करने का दिन है दोस्तों। 10 दिसंबर जिम्मेदारी फिक्स करने का दिन है। ध्यान कर सुनना सभी साथी मेरी एक बात। अगर उन तीनों मंचों का कोई प्रतिनिधि आपके बीच में आए तो आप उससे सवाल करना। सवाल करना लोकतंत्र में आपका मूल अधिकार है। हमसे भी सवाल करना साथियों। सवाल करना कि 2000 बच्चों को पढ़ाते हैं क्या है डेमोक्रेसी। ये दीक्षित जी का दिल्ली के टीचर्स को दिया हुआ गिफ्ट है दोस्तों। जब से डिपार्टमेंट बना तब से लेकर आज तक के सारे सर्कुलर इसमें मौजूद हैं। आपको मिला सेकंड सैटरडे ऑफ, पहले नहीं होता था, 94 में मिला। 2002 में प्रेसिडेंट बने ओम सिंह जी, मैं उस टीम में सेक्रेटरी था, सेंट्रल टीम में साथ। 2003 में आपको मिली एसीपी स्कीम, पहले सीनियर स्केल मिलता था। सीनियर स्केल में हमें एक दिक्कत थी, हम टीचर्स की एक शिकायत रहती है, हम टीचर्स की एक शिकायत रहती है साथियों कि हमारा फिजिकल प्रमोशन नहीं होता। 15-20 साल हम टीजीटी रहता है, पीजीटी रहता है, फिजिकल प्रमोशन आज भी कम होते हैं। लेकिन एसीपी स्कीम मिलने के बाद ये फायदा हुआ कि हमें फिजिकल प्रमोशन हो न हो लेकिन नेक्स्ट ग्रेड मिल जाता। जब एसीपी स्कीम लागू हुई तो उसमें 12-12 साल पर दो कमियां, एक तो 12-12 साल पर मिलती थी और उसमें क्वालिफिकेशन का क्लॉज था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है उसे थर्ड वाली नहीं मिलेगी। 6 पे कमीशन से दोनों कमियों को रेक्टिफाई कराया गया, उसका नाम पड़ा एमएसीपी, जिसकी सुविधा 10-20-30 साल में आजकल आप ले रहे हैं और क्वालिफिकेशन का क्लॉज भी उससे ये करती है जीएसटी अगर उसमें योग्य लोग चुने जाए। 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ 6 पे कमीशन। दोस्तों तमाम वेतन विसंगतियों के बावजूद आपकी सैलरी हुई डबल। मेरे पास सैलरी स्लिप है जिसकी सैलरी पे कमीशन की रिपोर्ट से पहले 15,000 थी, पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 28,000 थी। क्यों संभव हुआ है? कभी कभी मेरे युवा साथियों में ये भ्रम फैला दिया है पे कमीशन तो भारत सरकार का काम, जीएसटी का क्या लेना देना? पे कमीशन से ही जीएसटी का लेना देना है दोस्तों। अगर उसमें सक्षम लोग चुने जाए तो पे कमीशन के सामने ऐसे पे स्केल मिलते हैं जो 5 में और 6 में। राजकिशोर शर्मा जी थे हमारे महासचिव उस समय। दोस्तों रामनाथ का होते थे सेक्रेटरी चेयरमैन पे कमीशन के, 6 पे कमीशन। गूगल से सर्च करके देखना, बहुत तेज तर्रार आई है। 15 मिनट का समय मिला, 15 मिनट। शर्मा जी पूरे देश के आंकड़े इकट्ठे करके ले गए, 13 पीपीटी बना करके ले गए। और आप सबको ये जान करके आश्चर्य होगा कि 15 मिनट का समय था, बहस चली 6 घंटे। वो इतने प्रभावित हुए कि आपकी सैलरी हुई डबल। तो ये करती है जीएसटी अगर उसमें योग्य लोग चुने जाए। 97 से दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों पर डीजीएचएस की स्कीम लागू थी। 5th पे कमीशन ने दी थी, केवल दिल्ली के टीचर्स पर नहीं थी। हमें 75 रुपए मिलते थे मेडिकल के। 2007 में पहली बार हमें मिला मेडिकल कार्ड, डीजीएचएस की स्कीम सारे टीचर्स पर लागू हुई। उस मेडिकल कार्ड की बदौलत आज हमारे रिटायर्ड साथी मेडिकल कैशलेस की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। हमारे पास वो कार्ड, उस कार्ड से हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा सकता है इमरजेंसी। आपको मिली 2-2 वाइस प्रिंसिपल की पोस्टें, कोटा था 100%, वाइस प्रिंसिपल की 2-2। आपको मिली इलेक्शन से अगले दिन छुट्टी। आपको एक 0 डिस्टेंस ट्रांसफर पॉलिसी थी, 0 डिस्टेंस। वो ऐप से ट्रांसफर होता था, वो ऐप आपके घर के नजदीक खुद ही जगह खाली देखकर ट्रांसफर कर देता था, 0 करप्शन था। अगर आज किसी का हेडक्वार्टर में कोई वास्ता पड़ा हो तो हर बात के रेट फिक्स हैं, रेट फिक्स। हम तो रेगुलर टीचर्स हैं, गेस्ट टीचरों से लिए जा रहे हैं 15-15 पूछ लेने गेस्ट टीचरों। ये 2 कार्यकाल है आपके सामने। 14 से 25 तक के जिम्मेदार हैं वे तीनों मंच, और 2 से 14 तक के जिम्मेदार हैं हम।
अब जिन साथियों को ये लगे कि पिछले 11 सालों में हम पर काम का बोझ कम हुआ है, और देता हूं आपको तुलना करने का, दोनों के कार्यकाल की तुलना करना, हमारा भी घोषणा पत्र देखना, इसमें सारा कंपैरिजन दिया हुआ है। उन 3 मंचों के भी मैनिफेस्टो देखें। 11 साल जीएसटी में रहने के बाद, 11 साल सत्ता में रहने के बाद उन 3 मंचों के मैनिफेस्टो में उपलब्धियों के नाम पे एक काम नहीं है, एक काम, केवल वायदे वायदे, और वायदे भी वो हैं जो 2014 में किए थे। 2014 और 25 का उनका घोषणा पत्र मिला लेना, 19-20 का भी कर ली। केवल एसएन दीक्षित उनसिंह जी का ग्रुप है जो 26 कामों के साथ, 26 उपलब्धियों के साथ आपके बीच में दोबारा से समर्थन मांग गया। आप अंदाजा लगा सकते हो, जो सत्ता में रहा उसका उपलब्धि के नाम पर 0। दोस्तों, अगर इन 26 उपलब्धियों में से एक भी झूठी निकले तो मुझे और मेरी टीम को वोट मत देना। इस बार अगर केतली के निशान पर मोहर लगाओगे तो आपको मिलेगा 8 पे कमीशन। पे कमीशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं हम लोग। 5वें और 6ठे पे कमीशन में आपको पे स्केल दिला चुके, 7वें में कुछ नहीं मिला और 4थे में भी कुछ नहीं मिला था। उस समय के टीचर से सीधी बचे नहीं, वरना मैं इसलिए वो बात नहीं उठाता। और पे कमीशन में हमें कंसीडर नहीं किया गया। इन्हीं के पूर्वज थे फोर्थ पे कमीशन के समय जीएसटी में था। इस बार 8th पे कमीशन में एचपीएल और ईएल का भी फैसला हुआ। उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई हुई मीडिया में, उन्हें ध्यान से पढ़ना, उनमें लिखा हुआ है ईएल का भी फैसला हुआ। 6 पे कमीशन ने हमें 20 एचपीएल भी दी थी और 10 ईएल भी दी, दोनों दी थी। उनकी रिकमेंडेशन में नेट पर पड़ी हुई है, पढ़ लेना, उसमें लिखा है 20 एचपीएल इन एडिशन टू ईएल। लेकिन 2009 में जब डीओपीटी के बाबुओं ने आदेश निकाला तो उन्होंने लिख दिया 20 एचपीएल इन लिeu ऑफ ईएल। हमारी ईएल कट गई, एचपीएल मिल गई। पे कमीशन की गलती केवल पे कमीशन सुधार सकता है साहब। सरकारों को पे कमीशन की गलती सुधारने का अधिकार नहीं होता। 7th पे कमीशन में ये गलती सुधरवाई जा सकती है, ये गई नहीं, बाहर से फोटो खिंचा करके आ गए। 8th पे कमीशन में ऐतिहासिक मौका ये गलती सुधारने का। हमको 20 एचपीएल भी मिलेंगी और 10 ईएल भी मिलेंगी। अगर इस बार केतली पर भरोसा जताओगे तो आपको मिलेंगे आरआर में जितने बदलाव हुए सब कुछ चेंज करा करके देंगे। देखो, ये तो कुछ नहीं बोले, 3 जिनके कार्यकाल में ये हुआ। ब्याज सहित आप ही के डिस्ट्रिक्ट की घटनाएं बता देता हूँ। इन्होंने तो आवाज नहीं उठाई। अब 3 के 3 मंच वायदा कर रहे हैं कि हम टैक्स के पैसे दिला दें। अभी न्यू अशोक नगर में बोल रहे थे अध्यक्ष के 2 प्रत्याशी कि टैक्स के पैसे दिला देंगे 5 दिन में। पूरा स्टाफ दोस्तों खड़ा हो गया। तो 11 साल से तो आप ही थे महाराज, 23 महीने से टैक्स के पैसे लटके हुए, अब 5 दिन में दिला दो। राजीव शर्मा शिवाजी पार्क में रिटायर हुए, गूगल पर सर्च करके देखना, हमारे बड़े भाई हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट में गए टैक्स के पैसों के लिए। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को बीएस अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट डीडी थे, उनको कोर्ट में भेज के एफिडेविट देना पड़ा कि इनके टैब के पैसे दे रहे हैं। ये तो आवाज नहीं उठाई इन्होंने, वरना टैब के पैसे कब तक मिल गए। सरकार की चमचागिरी से फुर्सत ही नहीं थी। उनका तर्क सुनूंगा, उनका तर्क ये कि हम तो जीएसटी में थे ही नहीं, हम तो रनर अप, हमारा जीएसटी से क्या मतलब। जितनी मैं आलोचना कर रहा हूँ जीएसटी की, उतनी आलोचना कर रहे होंगे अगर आए होंगे तो। उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आज दिल्ली के 50,000 टीचर्स को एक बात तो पता है कि जीएसटी 3 टुकड़ों में बनी। एक तो हो गया लोकतांत्रिक, पहले ये गणित का सवाल है। एक तो हो गया लोकतांत्रिक मंच, एक हो गया शक्ति मंच, तीसरा टुकड़ा कहाँ है? तीसरा टुकड़ा न्याय मंच। साथियों, ये है मलिक साहब, मेरे पड़ोस में रहते हैं, जीएसटी के उपाध्यक्ष चुने गए थे। उनसे पूछना यशपाल सिंह मलिक जो जीएसटी के उपाध्यक्ष चुने गए थे, पिछले 7 वर्षों से जीएसटी के अंतरिम अध्यक्ष हैं।
जिनकी फोटो अपने पोस्टर के ऊपर लगा रखी है उन्होंने। जब से मैंने बात उठानी शुरू की तब से वो फोटो हटाइए साथी। अभी उनका रिटायरमेंट हुआ 6 महीने पहले, उसका पोस्टर मेरी मोबाइल में है। प्रगतिशील शिक्षक मंच के संरक्षक यशपाल सिंह मलिक का सेवानिवृत्ति समारोह। साथ उनसे पूछना कि यशपाल सिंह मलिक की 36 वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी थी या नहीं थी। उनकी भी जिम्मेदारी थी, वे अंतरिम जीएसटी थे। पिछली शिक्षा क्रांति वालों की सरकार के बड़े खासम खास थे वो। मैं नहीं कह रहा वही दावा करते, 2 साल की स्कीम उन्होंने खत्म कराई थी, ये उन्हीं का दावा है। कितने खास थे, लेकिन उस सरकार से हमारे आरआर नहीं बचा पाए। ओएसडी थे, हमारा काम नहीं आता, हम इसी काम के एक्सपर्ट हैं दोस्तों। इसलिए इस बार केवल काम के आधार पर वोट करना। देखो 2014 में भी उनका निशान ब्लैक बोर्ड ही था, ब्लैक बोर्ड से ही निकले वो सब। बल्लेबाज भी ब्लैक बोर्ड से ही निकले, माइक वाले भी ब्लैक बोर्ड से ही निकले, एक ही विचारधारा के हैं सारे। तो साथियों, इस बार जब वोट दो, देखो बल्लेबाजों का वो ब्लैक बोर्ड 11 साल से खाली का खाली है, ध्यान रखना। उस पर 11 नाकामियां तो लिखी हुई हैं, लेकिन उपलब्धियों के नाम पर उस पर 0 लिखा हुआ है, 0। तो अगर इस बार वोट देने में चूक हुई साथियों, तो 8 पे कमीशन में हम 10 वर्ष पीछे हो जाने वाले हैं। इस बार का पहला वोट जितने मेरे युवा साथी हैं, 8 पे कमीशन हम आधार में बदलाव के लिए देना साथी। देखो 2004 के जो बाद वाले साथी हैं, उनके बीच में भ्रम और फैला रहे हैं। रील देख करके फैसला मत करना, ये लड़ाई रील और रियल की है। रियल में काम जिसने किया जिनका रील में ही दिखाई दे रहे वो लोग, मुझे कई साथी शिकायत है, मोबाइल खोलो खड़े हो जाते हैं। आप जो रील में है वो रील में ही रहेंगे, जो रियल में काम करता होगा उसे वोट देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो? सवाल करेंगे। और मैं भी स्कूल का एक कार्यकर्ता हूँ, और उनकी तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ सभी को, अगर कोई काम किसी का रुक जाए, कोई समस्या है, तो सर के साथ उनके पैनल के साथ जाके मिलिएगा, और नहीं कोई कुछ करना तो मेरा कार्य पकड़ना मुझे। श्रीमती वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है, खड़े हुए हैं, और ब्रह्मपुर स्कूल में अभी जहाँ पे हम सेमिनार करके आए, सब वहीं पे थे। सर उस दिन नहीं थे जब सर के टीम आई हुई थी, जो वहाँ के स्टाफ था, हिस्ट्री के स्टाफ जो थे, उन्होंने सर के पीछे कहा कि इन्होंने जितने काम कराए बिना पावर मारते हुए, बिना किसी के, वो बाकी लोग आके भी नहीं करवा पा रहे। वो आए विनोद सर, इनका नाम विनोद जी। और किसी सर से, किसी भी सर को कुछ पूछना बात करनी हो तो करें। देखो आपका 80 का स्टाफ है रेगुलर, और यहाँ मौजूद है 35। अगर मेरी बात अच्छी लगे, पसंद आए, तो उन सब 80 के 80 को इस बार का वोट केतली पर लगाना है। 8 पे कमीशन के लिए, आरआर में बदलाव के लिए, सबको बताना, सबको मैसेज करना, सब एक होकर के फैसला करना। और सुनो, प्रकाश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 10 दिसंबर को होने वाले जीएसटी के चुनाव के मद्देनजर आज हमारे विद्यालय में श्री विनोद शर्मा जी, अमन गहलोत, पैनल वाले सभी उम्मीदवार उपस्थित हैं। ये बात हम सभी के सामने रखी, बल्कि ये कहा जाए कि पिछले 1 महीने से सभी पैनल हमारे विद्यालय में ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं। सर के पैनल में थोड़ा विलम्ब किया आने में, हम तो पहले से ही उम्मीद में थे कि आएंगे, लेकिन सब जैसा सुविधा अनुसार अपने आते हैं, सभी आए हैं, हमें अच्छा लगा और सभी का विद्यालय में स्वागत है। सर ने, विनोद शर्मा सर ने अपनी बात रखी, और पूर्व में जो इन्होंने हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए अपने विभाग के अंतर्गत रहते हुए जो काम किए हैं, उसका खाका इन्होंने हम सभी के सामने पेश किया। और आगामी चुनाव में अगर हम इनको जीत कर लाते हैं तो आगे इनकी भविष्यवाणी है और उनका क्या इनका काम करने का वो रहेगा। और जो भी घोषणा पत्र उन्होंने हमें दिया है, उसके तहत हम यही कह सकते हैं कि इनके घोषणा पत्र में तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रॉमिस है और बहुत ही अच्छा ये बन पड़ा है। ऐसी उम्मीद है कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में अपना वर्णन किया है, उन सभी चीज़ों पर ये खरे उतरेंगे और सभी जो टीचिंग फ्रेटर्निटी के जितने भी प्रॉमिस हैं
जो पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल के दौरान नहीं हो पाए थे, वो अगर ये टीम जीत कराती है तो उनको जरूर पूरा करेंगे। इसमें मेरे 2 साथी भी हैं, पिछले विद्यालय के हमारे अभिषेक अमन जी हैं, नमन गौतम जी हैं, सभापुर विद्यालय में सभी एक साथ थे। तो एक बार फिर पूरे पैनल का यहाँ स्वागत है। और जैसा वेद प्रकाश सर ने कहा, वो इस पैनल के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से भी वाकिफ हैं, तो उनका जो अकाउंटेबिलिटी है वो सबने उसका हमें एक मानगी दे ही दी है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो एक बार फिर सभी का स्वागत है और पूरा इस आश्वासन के साथ कि विद्यालय में जितने भी हमारे साथी हैं सभी आपके लिए पूरा समर्थन है, बोर्ड सपोर्ट सब आप सबके बात के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए, आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 10 दिसंबर के लिए हम सभी ने अपनी कमर कस ली है और पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है। कोदु छंगुरु ना कौनी रे किले ओ मैं तेरा गाँव, कोदु छंगुरु ना कौनी रे किले ओ मैं तेरा गाँव, सारे माँ बांदर सुंगुरु गोणी हो।